नमस्कार। मैं अनुभूति डेली आवाज के मंच से हमारे देश विदेश के तमाम यूजर्स और व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारा मन विचारों के अदृश्य वायुमंडल द्वारा हमारे चारों तरफ एक गहन मानसिक वातावरण की सृष्टि करता है और विचार यदि शुभ हो तो प्रसन्नता का अनुभव स्वतः होता है। वैसे ईश्वरीय विधान के अनुसार शुभ विचारधारा की शक्ति में यदि कार्य का संकल्प जुड़ जाए तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। संसार में आज भी अच्छाई सच्चाई का आधिक्य है। शुभ धारणाओं और शुभ संस्कारों के साथ शुभ संकल्पों से सुसज्जित कर हमें अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। फिर बात चाहे सामाजिक दृष्टिकोण की हो या कर्म क्षेत्र की या राष्ट्र प्रेम की, हमें सार्थक प्रयासों से कार्य सिद्धि को साकार और फलीभूत करने के लिए शुभ सृजित विचारों द्वारा कर्म क्षेत्र को सुगंधित और प्रेरणादायी बनाते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का साक्षी माइलस्टोन बन सकता है। आज डेली आवाज के मंच पर टीम डीए आपको एक ऐसी राष्ट्र प्रेम की विभूति से मिलवाने जा रही है जिनका संकल्पित व्यक्तित्व प्रेरणादायी तो है ही, साथ में उसमें कला का, कवि का, लेखक का, अभिनेता का सम्मिश्रण है। इन विभूति का नाम है सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा। वीरता पुरस्कार, सेना पदक से सम्मानित अभिनेता, लेखक और कवि मनोज कुमार सिन्हा का जन्म बिहार में हुआ। उन्हें आतंकवाद विरोधी लड़ाई में सेना मेडल भी मिला है। उनकी कलम और आवाज में साहस और बलिदान की अविरल कहानियों का समावेश है। मनोज कुमार सिन्हा एक अच्छे कमेंटेटर भी हैं। इनके प्रेरणादायक संदेशों को कोविड जागरूकता और सुरक्षित बैंकिंग के वीडियो में देखा जा सकता है। स्वर्ण स्वर भारत में उनका काव्य कौशल बड़ा अद्भुत रहा है। तो आइए हम आपको राष्ट्रीय रंग से सुशोभित जीवन जीने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा जी से सीधे कनेक्ट करवाते हैं। नमस्कार, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा जी, डेली आवाज के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार। डेली आवाज के 150 कंट्रीज में फैले हुए आपके 2.2 मिलियन दर्शक हैं। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और देवी और सज्जनों बहुत बहुत नमस्कार। वंदे मातरम जी। मनोज जी, सेना में करियर बनाने के लिए आपको कहां से और कैसे प्रेरणा मिली? अनुभूति जी, ऐसा है कि ईमानदारी से कहूं तो एग्जैक्टली मैं सेना जैसा ऐसा कुछ नहीं था। इट इज जस्ट दैट पुराने जमाने में था, बचपन में बताया जाता था इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, मतलब कुछ भी एक उस लेवल का बन जाओ। तो बहुत सारी चीजें प्रयास कर रहे थे। तो इनफैक्ट जब मैं सेना का इंटरव्यू दे रहा था, वो इंटरव्यू जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ, उसमें पूछा भी गया कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी। मैंने कहा सर ऐसा तो कुछ नहीं है, बहुत जगह फॉर्म भरा है, जहाँ हो जाएगा वहाँ चले जाएंगे। जी। तो हो गया, तो आ गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट द बेस्ट वे, बट या जो सच्चाई है वो यही है। ओके ओके। सर, सेना में शामिल होने से पहले आपकी रुचि किस क्षेत्र में थी? क्योंकि आप कवि, लेखक और अभिनेता भी हैं। रुचि की बात करूं तो बड़ा साधारण सा था मैं। जो मेरा ये जो आप अभी जो रूप देख रही हैं, इसके ये सारा कुछ थोड़ा सा परिवर्तित हुआ, बीज रहा होगा कहीं, लेकिन ये प्रफुल्लित सारा का सारा मेरे जो ये गोली लगी थी और मैं बचा, उसके बाद ये सारा कुछ हुआ। और पहले मैं जो एक साधारण होते हैं बच्चे वैसा ही था। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा विचार के बारे में, रुचि के बारे में नहीं, विचारों के बारे में, क्योंकि उसके ऊपर सेना में आने के बाद बहुत प्रभाव पड़ा। वो विचार ये थे कि वो बालक जिसने सेना, बालक व युवक या युवक जो इसने सेना
ज्वाइन किया वो कौन था? वो ऐसा था कि मैं उनमें 3 बातें थी मुख्य जो मेरे विचारों में, जो सेना में आके प्रभावित हुई। उन 3 बातों में एक तो ये थी कि मेरे पिताजी जो कि वायुसेना में थे, एयरफोर्स में थे, तो ट्रांसफर होते रहते थे, मैं उनके साथ मिलता रहता। तो बड़ी लंबी ट्रेन भी स्लो होती थी। तो मान लीजिए कि आप बैंगलोर में पोस्टेड है, मैं छपरा बिहार का रहने वाला हूँ, तो 4-4 दिन ट्रेन में, तो काफी ट्रेन की बड़ी लंबी यात्राएं होती थी। और उस समय मैं क्या करता था कि मैं ट्रेन की खिड़की पर बैठ गया, और कभी कभी रिजर्वेशन न मिले तो दरवाजे पर बैठ गया, देश की मिट्टी को दिखा करता था खिड़की से। और खेत जा रहे हैं, नदी जा रही है, तालाब जा रहे हैं, छोटे छोटे गांव जा रहे हैं, कस्बे जा रहे हैं। अंधेरे रात हो गया तो ज्यादातर उस समय ज्यादातर गांव में बिजली नहीं होती थी, लेकिन बीच में कोई दिया टिमटिमाता दिखा। मुझे वो बड़ा प्रभावित करता। आई सिंपली वाज फैसिनेटेड बाय द लैंडस्केप ऑफ दिस कंट्री। इतना बढ़िया है। एंड एक वो था, और मुझे ऐसा लगता था आनंद है। स्कूल में पढ़ते थे कि ज्योग्राफी है, बाउंड्री है, बट व्यवहारिक में ऐसा लगता था खत्म ही नहीं, चलते जाओ जहां चले जाओ, देश ही देश। दैट इज एंड द सेकंड फैक्टर वाज कि दूसरा जो था कि मैं जो आस्था के बारे में जी, जहां जाते थे ट्रांसफर होता था, वहां कोई ना कोई मंदिर होता था हर जगह। कहीं अगर बजरंगबली का मंदिर है तो हम ये मान के बैठ जाते थे कि यहाँ के जो कलेक्टर साहब है वो बजरंगबली है, तो यहाँ जो कुछ भी मांगना वो ये देंगे जी। दूसरी जगह कहीं गए, वहां पर अगर दुर्गा माता का मंदिर, बोले आप यहाँ पर ये इंचार्ज हैं। तो यहाँ वो छोटी मोटी बातें हैं, एग्जाम के पहले खाता पास करा देते, छोटी मोटी चीजें जो है ना, तो उनका नॉलेज, मतलब कहने का मतलब बड़ा फ्लेक्सिबल था। घर में वो दीवार पे लगी रहती थी वो भगवान की फोटो, उसके तख्ती सी, उस पर आरती की पुस्तिका होती जी, वो भी हमें याद नहीं होती थी, जब भी आरती होता हम पढ़ते थे। तो शास्त्रों का इतना ही ज्ञान। नॉट द बेस्ट एग्जाम्पल, आई एम नॉट टेलिंग अदर्स टू एमुलेट, मैं ये नहीं कहूंगा बाकी लोग की मेरा अनुसरण करें, बट जो था मैं सत्य बता। ये दूसरा था कि मेरी आस्था बड़ी फ्लेक्सिबल, कोई ऐसा कोई नहीं। और तीसरा था कि मैं बहुत शांतिप्रिय व्यक्ति, अभी भी हूँ। सेना में कैसे परिवर्तित हुआ मैं आऊंगा उस पर। तो शांतिप्रिय व्यक्ति इन द सेंस कि मैं ये समझता था कि हर एक व्यक्ति को शांति जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट, बुनियादी मूलभूत आवश्यकता है। किसी की रोटी पानी, रोटी कपड़ा और मकान के बाद अगर कोई चीज की आवश्यकता है तो शांति है वो सबकी। तो 3 विचारों में जी जी जी। अब मैं इनका ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जब सेना में मैंने कहा मैं ऐसा कोई देशभक्ति, जैसे मेरे से पहले भी पूछा गया कि बड़ी आपको देशभक्ति का कोई जज्बा था, आप सेना में गए? मैंने कहा कोई नहीं, मैं सिंपल नौकरी करने गया जी। ये आदर्श आचरण नहीं है आज के युवकों को, मैं नहीं कहूंगा कि आप मेरी तरह सोचें, लेकिन हाँ मैं इग्नोरेंट था, मुझे पता ही नहीं था देश के बारे में ज्यादा कुछ सोचना समझना। सिक्योर्ड कैंपस में रहते थे और गांव बड़ा मेरा प्यार। तो ऐसा होता है ना कभी कभी, जब किसी चीज पे जब खतरा है तब उसकी वैल्यू समझ। हाँ, राइट। स्वास्थ्य है, आप स्वस्थ हैं, आप चले जा रहे हैं, मस्त हैं, जिस दिन बीमार पड़ते हैं तब वैल्यू समझ में आती है कि स्वास्थ्य की वैल्यू क्या है, शरीर की वैल्यू क्या है। फिर लगता है यार इसको ध्यान देना चाहिए, उसके पहले हमें लगता नहीं कि ध्यान देना चाहिए। तो वैसे ही कुछ समझ लें, एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो फिर मैं जब आर्मी में गया तो मेरी पहली पोस्टिंग आई कश्मीर में, लाइन ऑफ कंट्रोल जी। लाइन ऑफ कंट्रोल पे अब मैंने कभी बॉर्डर देखा नहीं था, नेपाल बॉर्डर भी नहीं देखा पहले यू नो। लाइन ऑफ कंट्रोल पे थी, बटालियन पे गए, बटालियन हेडक्वार्टर से आगे बढ़े, हमने हेडक्वार्टर और हम चलते जा रहे थे, मेरे साथ जवान थे। तो एक वक्त समय आया कि मेरे जवान ने यहाँ पर मेरे थपकी दिया, साहब रुक जाओ जी। मैंने कहा क्या हो गया? बोला था हमारा इलाका खत्म। अच्छा, जहाँ हम खड़े हैं इलाका खत्म हो, और वो सामने देखो वो पाकिस्तान की पोस्ट। अच्छा, और वो अब आगे एक कदम बढ़ाएंगे तो गोली मार देंगे। तो मैं एक वो व्यक्ति, वो युवक जिसने पूरी जीवन ये सोचते हुए बड़ा हुआ हूँ, देश तो मेरा अनंत है जी। और आज मैं वहां पर कोई बोलता है, किसी ने मुझे बोध कराया कि यहाँ पर सीमा समाप्त है, हमारा प्रभुत्व समाप्त, सीमा तो नहीं कहूंगा, प्रभुत्व हमारा यहाँ समाप्त है। और इसके ऊपर भी प्रश्न है जहाँ खड़े, क्योंकि सामने वाला कहता है कि ये भी हमारा जी। तो उधर से जब वापस मुड़ा जी और मैंने भारत की तरफ देखा तो मुझे देश के मायने मेरे बदलने शुरू हुए। क्या बात है सर। सर मेरा अगला प्रश्न ही एक
यादगार किस्से से जुड़ा हुआ है हम्म। कि आप अपनी ट्रेनिंग के किसी यादगार किस्से का वर्णन करना चाहेंगे? ट्रेनिंग के यादगार किस्से आपने शायद देखो सुना होगा, मेरा एक बहुत परम मित्र था मेजर पद्मपानी आचार्य। जी जी जी। वो हमने एक साथ एसएसबी दी थी, हम्म। एक साथ ट्रेनिंग की, एक ही एकेडमी में गए थे, एसएसबी से ही साथ हमारे थे। जी। और सिलेक्शन हमारा साथ हुआ, मेडिकल साथ हुआ, एकेडमी में भी पहुंचे और एक ही कंपनी, एक ही प्लेटून, सब कुछ था। हम्म। तो उसके साथ काफी सारे, मतलब वैसे तो सभी के साथ हैं, लेकिन जब वो उसके बाद एक पोस्टिंग भी हमने एक साथ काटी थी पीस की। जी। और उसके बाद जब वो वीर गति को प्राप्त हुआ तो उसके साथ जितने भी बिताए हुए क्षण थे वो सारे के सारे यादगार बन गए। जी। तो बहुत सारे क्षण है उसमें, हमने एक साथ मैंने कहा एक ही प्लेटून में थे, एक ही कंपनी में थे, तो ट्रेनिंग करते थे एक ही साथ, खून होनी भी चलती थी, पसीना भी बहता था, जी। जी। खज भी खोदते थे एक ही साथ, और सब करते थे। तो वो हर एक बात जो उसके साथ बिताई थी वो बड़ी याद आती है। मुझे याद आ रहा है कि एक बार हम को ट्रेंच खोदने का, मतलब डिफेंस बनाने की ट्रेनिंग दे रही थी बॉर्डर पे, मान लो ट्रेनिंग के रूप में कि ये बॉर्डर है और अपना डिफेंसेस खोदें आप। तो हम दोनों को दिया गया था, जी। तो एक्चुअल बॉर्डर पे जैसा होता है वैसे ही कुछ माहौल बनाने का प्रयास किया गया। तो बॉर्डर पे आप हैं तो दिन में आप सरनी निकालते हैं और रात में ही खाना, अंधेरे में खाना पहुंचता है, और फिर सुबह उजाला होने के पहले पहुंचता है, बाकी दिन आप छुपे रहते। तो वैसे कुछ, तो सुबह सुबह हमें ब्रेकफास्ट आ गया अंधेरे में, और लंच का एक तो बटर पेपर में रैप करके हम लंच का वो दे दिया कि ये लंच रहे, रोटी वोटी कुछ नहीं। हम दोनों, चेन्नई की गर्मी तपती, तो हमने लगाया हुआ था टर्न कि भाई वास्तविक में ट्रेनिंग में तो ये रहता है कि हमें भी पता है यहाँ पाकिस्तान तो है नहीं, हमें इस बात की ज्यादा चिंता रहती कि पीछे हमारा उस्ताद आएगा, हमारे वो खतरा है, सामने नहीं पीछे खतरा है। तो उसके लिए हम अलर्ट रहते थे कि भाई अगर ठीक से ड्यूटी ठीक से करो, नहीं तो पीछे से कोई आ गया तो हमने ड्यूटी बांट रखी थी कि कभी तू जगना कभी मैं जगना। तो मेरा समय था जगने का, मुझे भी झपकी लगी। और हमने वो लंच का जो डब्बा था वो बटर पेपर का था, वो ट्रेंच के ऊपर ऐसे रखा हुआ। अच्छा। और एक कुत्ता आया देखे, ओहो, और उसकी नींद टूटी, उसने देख लिया, हालांकि ड्यूटी मेरी थी, लेकिन मेरे झपकी लग गई। और वो जैसे कुत्ता गया उसको नींद टूटी, उसने मारा एक जूते लात लगाया मेरे, बोले लेके भाग गया हमारा लंच, रात को कुछ आएगा नहीं। फिर हम ट्रेन से निकले, हमने उस कुत्ते का पूछा किया, उसके मुंह से रोटी छीनी क्योंकि रात तक फिर कुछ नहीं आएगा। हमने मुंह से उससे रोटी छीनी और रोटी हम लोगों ने खाई। तो एक ये वाकया, बहुत सारे हैं, लेकिन ये आपने पूछा तो एक याद है। जी जी, बताइए। कृपया डेली आवाज के मंच से अपनी लाइफ का वो अनुभव शेयर करना चाहेंगे जिसने आपको सर्वाधिक टच किया हो? सेना के साथ की बात कर रहे हैं जी। बहुत सारे अनुभव हैं, कश्मीर में खासकर बहुत सारे अनुभव हैं। और एक तो मेरा यही है, अगेन वही मेजर पद्मपानी आचार्य वाला ही है, कि जब वो कारगिल में शहीद वीर गति को प्राप्त हुआ था, तो मैं उसका पार्थिव शरीर देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा था, मॉर्चरी में जब गया था जी। तो वो क्षण था, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तो उस दिन न सिर्फ उनकी उसकी बल्कि मैंने उस दिन एक साथ 70 शव देख लिए, और उसने मुझे हिला दिया था। मतलब मेरे जीवन का थोड़ा सा दृष्टिकोण वहां से बदल गया जी। इतने सारे शब्द देखने के बाद। और उसके बाद मैं खुद जब घायल हुआ तो हमने तो मृत्यु स्वीकार कर ही ली थी कि है ये मृत्यु। तो ये दो घटनाएं हैं, ये दोनों में मैंने मृत्यु को साक्षात देखा, मतलब वहां 70 शब्द देखे। फिर अपना जब हुआ जी, तो इन्होंने काफी कुछ बदला तो नहीं कहूंगा मैं, काफी कुछ सॉर्ट आउट कर दिया। मतलब जो भ्रम रहता है जीवन में जी, तो मृत्यु जो है वो बड़ी सबसे बड़ी एक सत्य है जी। एंड बहुत आवश्यक है कि हम सब लोग इस सत्य को स्वीकार करें। न जाने क्यों पूरे विश्व में सब लोग इस सत्य से हटना चाहते जी, मानना नहीं चाहते। तो जी, आपका एक वीडियो है जिसमें सेवानिवृत्ति के पश्चात अंतिम बार अपनी वर्दी उतारते समय आपकी आंखों में आंसू थे। इस आंसुओं के शब्दों को हम भी सुनना चाहेंगे।
ये ऐसा है कि वर्दी जो है वो सिपाही के शरीर की ना या आंसू इसलिए थे कि बहुत पीड़ा हो रही थी जी। पीड़ा इसलिए हो रही थी कि जब आपके शरीर से कोई खाल खींचे तो दर्द तो होगा नहीं। बिल्कुल। तो वर्दी जो है एक सिपाही के शरीर की, आप समझ सकते हैं, खाल होती है। जी जी जी। जो खाल उतरेगा तो दर्द तो होगा। हम्म। वो खाल ना सिर्फ शरीर पे होता है, बल्कि वो अंदर हृदय पे, मन मस्तिष्क, हर जर्रे जर्रे पे वो खाल चढ़ी रहती है वर्दी की। जी जी। मतलब इस बात का बोध होता है कि ये बस तार रहे हैं और ये आखिरी बार है। तो वो बहुत पीड़ा होती है, उससे बड़ी तो यदि आपको वर्दी छोड़ना इतना पीड़ादायी था तो आपने सेना छोड़ी क्यों? क्योंकि आपने तो वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था। जी जी, ये अच्छा प्रश्न है आपका। जी। क्योंकि ऐसा है कि सेना प्रिय है, वर्दी प्रिय है, लेकिन उस सबसे ज्यादा प्रिय देश है जी। और सेना में अपना अवधि हम निकाल चुके थे, जो हम योगदान दे सकते थे कर चुके थे जी। और उसके बाद एक ऐसे स्टेज पे था, मैं आ गया था आर्मी में। इसके आगे का मतलब वो बैक टू बटालियन और जवानों के साथ वाला जो यूनिट लाइफ थी वो समाप्त हो जी। हेडक्वार्टर्स में पोस्टिंग या मतलब मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ कि ये सारे काम जरूरी हैं, हेडक्वार्टर्स के भी काम बहुत आवश्यक हैं और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, पेपर वर्क होता है, डेस्क जॉब जिसको बोलते हैं, ये सब आवश्यक है, इसके बगैर चलेगा नहीं। काफी दिमाग लगता है, काफी परिश्रम लगता है, मैं तो इसको कोई अन्यथा ना ले। लेकिन मुझे लगा कि मैं अब उतना योगदान, या मैं ये भी कह सकता हूँ ऑनेस्टली स्वीकार करूंगा कि शायद मैं अपने आप को उतना योग्य नहीं मानता कि वहां जमीन की लड़ाई का तो ठीक है, हो गया, ग्राउंड पे जितना था सेवा करनी थी वो तो की पूरी निष्ठा से। लेकिन अब आगे का जो मेरा चार्टर ऑफ ड्यूटी जो मुझे अभी दिख रहा था, मैंने कहा यार इसके लिए मैं उतना उपयुक्त हूं नहीं। पेपर फाइलों के काम करना, हेडक्वार्टर में बैठ के फाइल देखना, पेपर देखना, प्रेजेंटेशन बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉलिसीज बनाना, बट मुझे लगा कि मैं उतना उपयुक्त हूं नहीं, तो योगदान में उतना कर नहीं पाऊं। और मैंने कहा ना कि मैंने ज्वाइन किया था सेना सिंपल एक नौकरी समझ के, बट सेना में ही बहुत कुछ सीखा, जो मैंने पहली घटना बताई थी, देश क्या होता है। तो एक बात है जो बाकी सब लोगों को भी मैं आग्रह करूंगा कि माने कि इस हर भी किसी काम में जब आप ड्यूटी करें, सेना की करें, कहीं भी करें, आप मीडिया में है कहीं भी करें, तो इस दृष्टिकोण से ना करें कि मुझे इससे क्या मिले, इस दृष्टिकोण से करें कि मैं योगदान कितना कर सकता हूं, कर सकता हूं। दृष्टिकोण ये नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा दृष्टिकोण है कि मैं क्या दे सकता हूं। मुझे लगा कि मैं अब कम दे पाऊं, अब मैं योगदान कम करता हूं। एक वो था। दूसरी जगह क्या फिर मैं कहीं और योगदान कर सकता हूं, उसका जवाब मुझे आया हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा भी प्रतीत हुआ कि राष्ट्र के ऊपर जो संकट है, जो अटैक है, वो एक सीमाओं वाला और आतंकवादियों वाला अलग है, एक दूसरा एक अटैक है, एक वो लड़ाई लड़ ली हमने, एक और है बाहर जो हम बैठे हम लोग यहाँ पर के बीच में एक विचारों की लड़ाई चल रही है, वैचारिक आक्रमण हो रहा हमारे देश बहुत सारी। तो मुझे लगा कि यार ये वाली युद्ध लड़ाई, और इस युद्ध में मुझे लगा मैं सही हूँ, आई कुड बी मिसप्लेस्ड माय कॉन्फिडेंस, बट मुझे लगा मैं इसके लिए उपयुक्त, इसमें मेरे में सामर्थ्य है योगदान देने का। तो कहते हैं ना, इट्स अ बैटल ऑफ, आई लेफ्ट दैट बैटल विद द एनिमी अक्रॉस द बॉर्डर टू फाइटिंग द बैटल हियर विद द एनिमी विद इन, एंड प्राइमरली इट्स अ बैटल ऑफ परसेप्शन, विचारों की लड़ाई, सोच की लड़ाई, और बहुत गहन लड़ाई है, बहुत गहन लड़ाई है, क्योंकि शत्रु जो है वो शायद संभवतः वो मान चुका है कि सीमाओं की लड़ाई में वो हमारे पार नहीं पा सकता। बहुत क्या निश्चित रूप से मान चुका है, निश्चित रूप से मान चुका है कि सीमाओं की लड़ाई में वो हमारे पार नहीं पा सकता। आक्रमण तो फिर कैसे करे, उसे सारे हथकंडे अपना लिए। तो उन्होंने देखा कि यार ये भी कर लिया, तो अब इनको वैचारिक रूप से पंगु कर दिया जाए, किसी भी देश की, किसी भी समाज की, किसी भी परिवार की, व्यक्ति की, अब वैचारिक रूप से उसमें दूषित कर देना अगर
और ये आक्रमण हमारे देश पर दिन रात हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसी एक घटना हुई थी जब वो जेएनयू वाली, जब जिसमें भारत तेरे टुकड़े टुकड़े की बात हुई जी, मैं हिल गया था। तो वो मेरे लिए एक ट्रिगर था कि यार इस तरह का विचार अगर देश में हो रहा है तो मुझे बाहर जाके जो मैं कर सकता हूँ मुझे करना चाहिए, और वो एक उद्देश्य था मेरा। और भाग्य से उस समय मैं मुंबई में पोस्टेड। अच्छा। तो मुंबई में ही पोस्टेड था, और जब मेरे ये विचार आया यहीं पर, और जेएनयू में हुआ था, तो फिर मैंने ये भी सोचा कि यार ईश्वर क्या चाहता है। मैं हमेशा ये भी प्रयास करता हूँ कभी कभी कि जब कुछ समझ में ना आए तो एक बार ध्यान से देखो कि यार ईश्वर क्या चाहता है, क्योंकि ईश्वर एक क्लियर कट पैटर्न बनाता है अगर हम पढ़ने की कोशिश करें। तो वो मैंने पैटर्न पढ़ने की कोशिश की, वो व्हाट डज ही वांट मी टू। आई फेल्ट कि यार आफ्टर आई गॉट इंजर्ड, जब मुझे चोट लगी, घायल हुआ मैं, और उसके बाद निकला, तो मतलब ऑलमोस्ट आज भी कोई डॉक्टर देखता है तो बोला जिंदा तो मतलब बचना नहीं चाहिए, मतलब आधा गला काट दिया या किसी का फिर भी कटे। तो अब वो उसके बाद क्या हुआ कि तो मैंने उसके बाद जब मैं बच गया जी, तो थोड़ा सा सरस्वती का वरदान, तो वो कविता लिखने लग गया, बोलने लग गया। तो और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, सेना ने मुझे खूब अवसर दिया डॉक्यूमेंट्री बनाने का, पुराने वॉर की स्टोरीज पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ, लाइट एंड साउंड शो बनाओ, इधर कमेंट्री उधर कमेंट्री, क्या बोलते हैं आर्मी डे परेड पे लाइव टीवी में, दूरदर्शन में कमेंट्री एंड ऑल, ये सब खूब मुझे अवसर दिया, खूब। मतलब बहुत आभारी हूँ मुझे, मतलब मुझसे ज्यादा कोई भाग्यशाली व्यक्ति नहीं है सेना, चाहे वो, तो उतना सब कुछ मिला और ये अवसर था। और मैं मुंबई में पोस्टेड था जब ये मेरे विचार आया, तो मैंने कहा शायद भगवान यही चाहता कि मैंने तुम्हें अनुभव दिया, हमारे अंदर थोड़ा बहुत कला का सामर्थ्य दिया, और तुम मुंबई में हो, और उसके बाद ये बोध दिया कि छोड़ो। ये सारा करके फिर मैंने छोड़ा और बाहर आके प्रयास कर रहा हूँ। मनोज जी, हमारी जानकारी के अनुसार आपके जीवन में एक क्षण ऐसा आया था जब आपने मौत को बेहद ही करीब से देखा। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे जिससे लोगों को प्रेरणा मिले? करीब से नहीं, मैंने मतलब अनुभव किया था जी। मतलब मैं कह सकते हैं कि मृत्यु को मैं जिया था, राइट जी। अब थोड़ा सा वो डायकोटोमी लगता है, जीने की भी बात करो, मृत्यु की भी बात करो, बट सत्य ये है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू जी। अगर आप मृत्यु नहीं समझेंगे तो जीवन नहीं समझेंगे। बिल्कुल। अगर आपने रात के अंधेरे का अनुभव नहीं किया है तो आप दिन के प्रकाश का को अप्रिशिएट नहीं करते। बिल्कुल, राइट। तो वो जो है, तो वो जब मुझे लग गई थी तो मैंने गोली लगी तो मैं ये मान के बैठ गया था कि ठीक है, अब यात्रा मेरी प्रारंभ हो गई है मृत्यु। ऐसा भी नहीं है कि मैं जीना नहीं चाहता था, ऐसा भी नहीं है कि मैं जीना चाहता, बस एक सत्य था, गोली लगी है, मैं जमीन पे गिरा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। मैं तो यही मान के बैठ गया था कि हाँ, अब यात्रा मेरी यहाँ ऊपर की प्रारंभ हो गई है। हर एक क्षण की एक सच्चाई होती है, हर एक क्षण का सत्य होता है जी। और उस क्षण में आपका एक कर्म बनता है, तो परिणाम चाहे जो हो, मैंने कहा मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा काम बनता है कि मैं सांस लेते रहने का प्रयास करूं। इसलिए नहीं कि मैं जीना चाहता हूँ, इसलिए भी नहीं कि मरना चाहता हूँ, बस एक ड्यूटी बनती, मेरा काम है कि मैं सांस लेते रहने का प्रयास करूं जहां तक हो सके। मुश्किल हो रहा था ना इसलिए, मतलब ऐसे। तो वो हुआ, उसके बाद अचानक मैंने देखा कि मैं तो जमीन पे ही पड़ा था, गिरा हुआ था, खून बह रहा था। तो फिर मुझे इस बात का बोध हुआ कि मेरे जवान मुझे उठा रहे हैं, आके ले गए और फिर एक गाड़ी में रखा उन्होंने। तो फौज की गाड़ी थी, वो माइंड प्रोटेक्टेड गाड़ी होती है, तो माइंड प्रोटेक्टेड गाड़ी जो होती है वो माइंड प्रूफ होती है, तो उसमें कंफर्ट का कोई डिजाइन नहीं होता, पर्पस नहीं होता जी जी, और वो बंद हो जाती है, तो उसमें डाल दिया था मुझे। तो बुलेट प्रूफ भी होती है, तो चारों तरफ से सील हो जाती है जी। तो उसमें मैं बैठा दिया उन्होंने, तो थोड़ी देर तो मैं रहा, फिर मुझे न जाने क्यों लगा कि यार, मैं जानता था कि बहुत दूर है, अब मुझे ऐसा लगा कि शायद इसी में जाना है क्या, तो इसमें तो मुझे 1.5-2 घंटे लगेंगे, उतना तो समय है नहीं जी। ये विचार मेरे मन में आया कि यार ये समय है नहीं, मेरे ख्याल से मैं सांस लेते रहने का प्रयास तो कर रहा हूँ, लेकिन अब मुश्किल हो रहा है, छोड़ देते। ऐसे ही मेरे मन में ये विचार आया, तो ड्राइवर जो था वो मुझे नहीं पता था वो क्या कर रहा है, मतलब मैं तो अपना ही होश संभालना मुश्किल हो रहा था जी जी। वो जिस दिशा में ले जा रहा था
वहां पर जहां पहुंचा और वहां पर उसने दरवाजा खोला, एक बटन ड्राइवर के पास होता, खुल जाता पीछे का। खुला तो मुझे हेलीकॉप्टर के रोटर की आवाज। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा अरे यार ये तो थोड़ा सा आशा है। मैं आशा छोड़ रहा था कि यार अब नहीं होगा, ये गाड़ी में इतनी दूर कहाँ जाएंगे, छोड़ देते हैं। जैसे मैंने ऐसे सोचा, मुझे रोटर की आवाज तो पकड़ थोड़ी देर और खींचता हूँ, तो फिर उतारा गया, हेलीकॉप्टर में डाल दिया। हेलीकॉप्टर में भी डाल के जा रहा था, जाते जा रहा था। मैं समय का उतना मेरे को बोध नहीं था, लेकिन हो गए 15-20 मिनट उसमें भी मुझे लगा कि यार अब मुश्किल है यार, पता नहीं कब पहुंचेगा। तो मैं अपने मन में सोचा था, जो छोटा सा होता है पायलट यहाँ बैठा था इतनी दूर, मैं पीछे वाली सीट पे, तो मन में मैंने यहाँ भी सोचा कि यार नहीं होगा, मुश्किल है, तो छोड़ देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा, न जाने क्यों ऐसा लगा कि पायलट को मैं सुन लिया, और वो पीछे मुड़ के चिल्लाया, मनोज होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। वो देख बीबी कैंट, मतलब वो श्रीनगर का जो कैंट है। अच्छा। बीबी कैंट बोलते हैं उसको, बादामी बाग कैंट। तो मैंने ऐसे लेटे में हल्के तिरछी आंखों से देखा, तो दिखा हेलीपैड दिखा, वहां एम्बुलेंस खड़ा दिखा, स्ट्रेचर लिए लोग दिखे। तो मैंने कहा यार पकड़ लो थोड़ी देर और। जी जी जी। तो पहुंचे, उतरे, फिर आईसीयू में पहुंच गया। उसके बाद ये है कहानी। तो ये है, और ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि बहुत आवश्यक है सब लोग समझें इस बात। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपका क्या कहना है? भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के पहले तो मैं एक मनोरंजन का माध्यम समझता था, पहली जो मेरी समझ थी, और है वो बहुत बड़ा माध्यम है। लेकिन अब जैसे जैसे कि मैंने कहा ना, मैंने सेना छोड़ा विचारों की लड़ाई के लिए, तो फिर मैं हर चीज का वो देखने लगा कि विचारों का क्या फर्क पड़ता है और कैसे विचार बनते हैं। तब मुझे लगा कि यार फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़ा दायित्व है, जो कि दुर्भाग्यवश मैं सबकी बात तो नहीं करूंगा, पर अधिकांश लोग इस दायित्व को नहीं समझ रहे हैं। ये हमारे नैरेटिव जो है देश में, बच्चों युवाओं का, लोगों के बीच में धारणाएं जो बन रही हैं, संस्कार जो बन रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जो भी है, ना सिर्फ फिल्म बल्कि टेलीविजन इंडस्ट्री, ओटीटी इंडस्ट्री, फॉर दैट मैटर एवरीवन जो किताबें लिखते हैं, मैगजीन लिखते हैं, कि आप इस बात का बोध रखें कि आपके हाथ में जो पावर है आप उसका प्रयोग करें, जो है वो सही बने, अच्छे संस्कार बने। एक बोध है, ये सबको समझना चाहिए, और इस दायित्व को लेकर अगर हम चलेंगे तो अच्छा रहेगा। जी मनोज जी, आप जैसे राष्ट्र प्रहरी का फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआती प्रवेश दौर में कैसा अनुभव हो रहा है? अभी तो मैं संघर्ष ही कर रहा हूँ। मैंने कहा ना कि मैं संघर्ष ही कर रहा हूँ। मैंने कहा कि देखते हैं, स्क्रिप्ट लिखता हूँ। मैंने अनुपम खेर जी के पास गया और उनसे उनकी एक्टिंग कोर्स थी वो किया, वॉइस कोचिंग कोर्स की वो किया जी, और स्क्रिप्ट लिखना सीखा और उसको कई बार लिखा। तो मैं जा रहा हूँ लोगों के पास, प्रयास कर रहा हूँ, सफलता जिस दिन माता की इच्छा होगी मिलेगी। अच्छा मनोज जी, विपरीत परिस्थितियों में आप खुद को कैसे मोटिवेट करते थे? मोटिवेट तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। मैंने कहा ना, विपरीत परिस्थितियां नहीं, मेरे लिए कोई विपरीत और अनुकूल प्रतिकूल कोई परिस्थिति नहीं है। बस एक परिस्थिति है, जैसे वो मैंने एग्जांपल दिया जब गोली लगी थी, वो एक परिस्थिति है, गोली है, उसमें मुझे प्रयास करना है कि मैंने सांस लेते रहना, बस कुछ कर सकता हूँ। इससे ज्यादा इतनी शक्ति नहीं थी मैं खुद खड़ा हो जाऊं, मैं खुद गाड़ी में बैठ जाऊं, वो मैं नहीं कर सकता। वो उन्होंने किया, बाकी डॉक्टर ने किया, मेरे हिस्से का काम जो था वो मैंने किया। हर परिस्थिति में, बिल्कुल, हर परिस्थिति में वही विचार है कि आप अपना काम करते रहो जो आपके बस में, बिल्कुल, परिणाम उधर हो इधर हो। और जब तक जीवन में है, अब होता क्या है कि जब तक सांस ले रहे हैं तब तक हम प्रयास करते नहीं। बिल्कुल 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 सर, प्रयास करते रहना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, दिमाग भी लगाते रहना चाहिए, मतलब, लेकिन हाँ, प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, ये है कि कभी कभी लगता है कि यार ये रास्ता ठीक नहीं है, शायद ईश्वर मेरे को यहाँ रोक रहा है इसलिए कि इधर जाना है। वो बुद्धि सचेत रहना जरूरी है। जी जी। सर ये अब मैं अब सेना में भी लगे रह सकता था कि ठीक है यही ड्यूटी है, करते रहो मेहनत, करते रहो मेहनत, बट मुझे नजर क्यों बोझ लगा कि नहीं यार, भगवान इधर बोल रहा है, इधर चल। जी जी जी, भगवान संकेत भी देते हैं, हाँ, कि इधर चल, यहाँ पर है, तेरे को मैंने सब सिखाया, बॉम्बे पोस्टिंग किया, ये विचार दिया, क्यों दिया? जी मनोज जी, हर भारतीय को आप देश के लिए किस संकल्प से जुड़ा देखना चाहते हैं? आप बस राष्ट्र को सर्वोपरि रखिए। आप जहां भी जो भी कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं है कि सेना में ही जाएं। जी जी, जर्नलिस्ट हैं, आप
नॉर्मल काम कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, आप फैक्ट्री में कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो बस बोध होना चाहिए कि लक्ष्य जो है वो राष्ट्र का सर्वोपरि है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से कि मान लीजिए आप एक लंबी यात्रा जो है, मान लीजिए मुंबई से दिल्ली की आपका गाड़ी में, जी, है ना, मुंबई दिल्ली तो बड़ा सीधा सड़क है, लेकिन मान लीजिए कोई छोटा शहर है जो कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, जी जी, 24 घंटे आप उस शहर का नाम नहीं सोच रहे, आपके सामने गड्ढा आ रहा है, आपके सामने ट्रैफिक आ रहा है, आपके सामने कार आ रहा है, आपका ध्यान इधर ही है, बट इन द बैक ऑफ द माइंड आपको पता है मेरा गंतव्य कहाँ है। जी, उससे क्या होगा कि जब चौराहा आएगा तो वहां पर डिसीजन लेने में फर्क रहेगा। यार अपने को देहरादून जाना था, तो साथ में कोई बंदा बोला ये सड़क लेते हैं बहुत बढ़िया है, बोले ये सड़क तो लेकिन देहरादून नहीं जा रही है ना, अपने को तो इधर जाना है। जी जी, ये खराब है तो भी हम ये बात से मुझे एक और बात याद आई है, जैसे हम बोलते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, राष्ट्र देवो भव और अतिथि देवो भव। ये हमारे यहाँ जो है 5 चीजें जो बनाई हुई हैं, तो इसमें हमारा राष्ट्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है और हमें राष्ट्र के लिए उतना ही अपना योगदान देते रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मनोज जी, आपका कोई पसंदीदा गीत हो तो हम सुनना चाहेंगे। गाना माना तो मैं अनुभूति जी को गाता नहीं सर, थोड़ा सा 2 लाइन्स वगैरह सुनाता हूँ कभी कभी, अगर आप कहें तो बस। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक कविता है, एक सिपाही के दृष्टिकोण से इतिहास को सब सिपाही के दृष्टिकोण से देखता है, उससे क्या सीखता है और क्या करता है, तो वो मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल। तो अभी एक है, तो मैं इस कविता पे आ रहा था कि सिपाही इतिहास को कैसे देखता है कि इतिहास की मोटी पुस्तक है वो अनगिनत अध्याय, हर काल खंड के मानचित्र वो अक्षर या रेखाएं, उन पीले सफेद पन्नों पर किसी स्याही से लिखी, यदि सोचते हो ऐसा तो ये तुम्हारा, क्योंकि कागज पर वो स्याही जो कहानी बताती है, इससे पहले इस धरती पर किसी के खून से लिखी। क्या बात है। कागज पर वो स्याही जो कहानी बताती है, उससे पहले इस धरती पर किसी के खून से लिखी जाती है, क्योंकि नियति है यदि खून तो खून तो बहे, हम करे वार या फिर शत्रु। ये हो सकता है मेरी बात ना समझ में आए, तो इसलिए मैं 3 उदाहरण दूंगा आपको ऐसे, जिसमें हम ये मान के बैठे थे कि शांति से सारा काम हो जाएगा, और उसके बाद वो 3 उदाहरण दूंगा जिसमें हमको ये समझ में आ गया कि नहीं, शांति से काम नहीं। संग्राम यदि अहिंसा का था तो जलियांवाला क्या था, चीनी भाई भाई तो 62 क्यों फटा, बस से गए लाहौर प्रेम से तो कारगिल क्यों फटा। जी जी। इधर के 3 मैं बात करूंगा सन 71 की लड़ाई जी, तो अंतिम वक्त था, बस से गए लाहौर प्रेम से तो कारगिल क्यों फटा था, किंतु जब हमने किया था वार तो शत्रु टुकड़ों में बटा। 71 की बात कर, जब हमने किया था वार तो शत्रु टुकड़ों में बटा था, रावण हो या दुर्योधन अस्तित्व तो खून से ही मिटा, यदि सोचते हो तो ये तुम्हारा। क्या बात है कि मुझ पे ना हो विश्वास, भाई अब भी ना मानो तो मुझ पे ना हो विश्वास तो कोई चिकित्सक तुम्हें बताएगा, छोटी मोटी फुंसी हो तो ठंडा मलहम लगाएगा, घाव यदि नासूर बना तो फोड़े को चिरवाएगा, और अंग अगर कोई सड़ जाए तो काट के उसे हटाएगा, और करना पड़े जो शल्य मतलब ऑपरेशन, और करना पड़े जो शल्य तो खून अवश्य बहाएगा, सोचते हो ऐसे अन्यथा तो ये तुम्हारा। और लास्ट है, मेरी बात की जो उपेक्षा तो कर लो फिर प्रतीक्षा, फिर होगा पुलवामा मुंबई या जहां शत्रु की इच्छा, बहेगा सिर्फ हमारा खून। CST प्लेटफॉर्म पर किसका खून था, हमारा, बहेगा सिर्फ हमारा खून, और उस खून की हर बूंद देगी यही शिक्षा कि नियति है यदि खून तो खून तो बहेगा, हम करे बात या फिर शत्रु। क्या बात है सर, क्या बात सर, बहुत बढ़िया सर। ये संदेश उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि ना करें हो जाएगा सब, हमें शायद
अस्त्र ना उठाना पड़े, ना लड़ना पड़े, जो मेरा पहले मैं सोचता था, जी मैं खुद पहले वैसा सोचता था, वो जी अब संभव नहीं है। जब भगवान राम उसको नहीं समझा पाए लोगों को, जी। तो फिर हम किस खेत की मूली, हम क्या समझते हैं, कैसी हो जाए। बट सर, आप डेली आवाज के मंच से देश के युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? आप जो देश के युवा हैं, जो आज की डेट में, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। जी बहुत सौभाग्यशाली मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि भारत के कालखंड में कई ऐसे पड़ाव आते हैं जहां पर उस समय की पीढ़ी के पास ये अवसर रहता है कि वो देश का भाग्य बदले। जी। वो हर 100-150 वर्षों में एक बार आता है। पिछली बार ये अवसर था जब ये देश स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। उस समय की जो पीढ़ी थी उसके पास अवसर था कि आप इस देश का सौभाग्य बन जाएं, या अगर कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे हैं तो आप इस देश का दुर्भाग्य बन जाएं। और उस समय भी कुछ लोग इस देश का तो सौभाग्य बने थे और कुछ लोग इस देश का दुर्भाग्य बने थे तब भी। और अब जब भारत विकसित देश की ओर बढ़ने की बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं चारों तरफ, हर असेसमेंट, हर एनालिसिस कि 2047 में हम और उसके आसपास हम लोग एक विकसित देश बन जाएंगे, तो यहाँ से लेके वहां तक की जो लड़ाई है, ये भारत के इतिहास का वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कालखंड है। और इसके बीच की जो लड़ाई है वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई से ज्यादा भीषण होगी जी, बहुत ज्यादा भीषण होने वाली है। उसका कारण बड़ा सिंपल है। इसको ना आप मानिए कि एक रेस है, रेस टू बिकम ए डेवलप्ड इकोनॉमी। तो एक रेस में क्या होता है, सब लोग अपने अपने लेन में, ओलंपिक स्पोर्ट में जो होता है, स्कूल में रेस होता है, क्या होता है, अपने अपने लेन में सब दौड़ते हैं। और उस रेस को जीतने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको तेज दौड़ना है और लंबा दौड़ना है, बिल्कुल, बस। और इसी के लिए आपकी सारी प्रैक्टिस है। तो अगर हम इसको रेस माने और हम सोचे कि हमें इसमें भी अपने लेन में दौड़ते हुए परिश्रम करना है कि हम देश को तेज ले जा पाए और लंबी दूरी तक ले जा पाए, तो सही है। लेकिन ये सिर्फ आधा सत्य है, ये बात सब लोग समझ लें। क्योंकि उस रेस में जो खेल के मैदान में होता है, आसपास के खिलाड़ी सब अपने लेन में ही दौड़ते हैं। खेल के नियम होते हैं, वो आपके खेल में, आपकी दौड़ में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, आपके आगे नहीं आ सकते हैं, आपको कोई तंग नहीं कर सकता। आप अगर खुद लंबा और तेज दौड़ सकते हैं तो आप जीतेंगे। लेकिन इस रेस में कोई नियम नहीं है। इज गोइंग टू बी एन ऑल आउट बैटल। आपके बगल का खिलाड़ी, उधर का खिलाड़ी, उधर का खिलाड़ी आपको धक्का देगा, गोली मारेगा, चाकू मारेगा, टंगड़ी लगाएगा, कॉलर पकड़ेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। आगे वाला है तो सन मारेगा कि मैं तुझे आगे नहीं जाऊंगा। Every damn thing that the world can throw at us will be thrown, and you will have to fight that back. Right. So that is the difference. That is your fortune. ये आपका सौभाग्य है कि आप इस समय पैदा हुए हैं। लेकिन इस सौभाग्य का निर्वाह दायित्व आप नहीं करेंगे तो ये देश आपको दुर्भाग्य के रूप में याद रखेगा। बिल्कुल सर, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिया आपने हमारे देश के युवाओं के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे देश के युवा जो हैं वो इस मैसेज को समझें और उसी प्रकार से हमारे देश को आगे ले जाने के लिए अग्रसर रहें। मनोज जी, डेली आवाज के मंच पर आप आए, आपने हमको इतनी अच्छी बातें बताई, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं और जय मां भारत।